Hello students, a very good morning to all of you. Today we are going to start chapter 3 of Indian Economic Development, Economic Reform since 1991. The topics which will be covered in this videos are: why were economic reforms introduced, liberalization, privatization, globalization, performance of the Indian economy during economic reforms, demonetization and goods and services tax. So let's start with the first point: why were economic reforms introduced? The economic scenario in the country in the year 1991 was very much depressing. बहुत ही डिप्रेसिंग था इकोनॉमिक सिनेरियो इंडिया का उस टाइम पे, और जो इंडिया ने इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को फॉलो किया था अप टू 1991 वो बहुत ही बुरे तरीके से फेल हुआ था, एंड अल्टीमेटली इंडिया मेट विथ एन इकोनॉमिक क्राइसिस। और जो इकोनॉमिक क्राइसिस इतना बुरा था कि इंडिया के पास फॉरेन रिज़र्व बिल्कुल भी नहीं बचा था, नॉट इवन टू पे फॉर 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट्स। 2 वीक्स ऑफ इम्पोर्ट या 15 दिनों के इम्पोर्ट के पैसे देने के लिए भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा हुआ था। Now let's see what are the causes of economic crisis. Number 1, the government was not able to generate sufficient funds from the internal sources such as taxation. As we know as economic students that there are government revenues. Government takes taxation, which is a form of internal sources of revenue. Government was not able to generate sufficient funds also even after collecting taxation. Taxes collect करने के बाद भी जो revenue इकट्ठा होता था, it was not enough to meet the consumption needs and development needs of the country. Next, the income from public sector undertakings was also not very high. In fact, many public sector undertakings were incurring losses. जो भी undertakings था under public sector was not very fruitful. उनका इनकम जो हो रहा था वो बहुत ही कम हो रहा था, और ज़्यादातर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे वो लॉस इनकर कर रहे थे. Also, the continued spending on development programs did not generate additional revenue. गवर्नमेंट बहुत से चैलेंजेस को मीट करने के लिए लाइक अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, गवर्नमेंट को खर्च करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बदले में कोई एडिशनल रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा था. गवर्नमेंट वाज आल्सो स्पेंडिंग अ लार्ज शेयर ऑफ इट्स इनकम ऑन एरियाज विच डू नॉट प्रोवाइड इमीडिएट रिटर्न्स. जैसा कि हम जानते हैं सोशल सेक्टर और नेशनल डिफेंस पे गवर्नमेंट बहुत ही ज़्यादा खर्च करती है, लेकिन उसका जो बेनिफिट है वी डू नॉट गेट द इमीडिएट रिजल्ट, उसे लॉन्ग टर्म में हमें बेनिफिट मिलता है. फॉरेन एक्सचेंज borrowed from other countries and international financial institutions was spent on meeting consumption needs. जितने भी हमने बोरो किया था फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम अदर कंट्रीज़ एंड फ्रॉम अदर इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उन सब फॉरेन एक्सचेंज को मिलाकर भी हमारे पास एनफ फंड नहीं था अपने कंजम्पशन नीड्स को पूरा करने के लिए. एंड ऑल्सो नो कंट्री और इंटरनेशनल फंड्स फंडिंग वेयर विलिंग टू लेंड टू इंडिया. वो और ज़्यादा उधार देना नहीं चाह रहे थे. सो अल्टीमेटली इंडिया के पास और कोई ऑप्शन नहीं था. सो इंडिया अप्रोच्ड इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, जिसको हम पॉपुलरली वर्ल्ड बैंक के नाम से जानते हैं, और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF और वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को इकोनॉमिक क्राइसिस से निकालने के लिए $7 बिलियन का हेल्प किया था टू मैनेज द क्राइसिस, बट अंडर सर्टेन कंडीशंस. इस लोन के बदले उन्होंने चाहा कि इंडिया अपने इकोनॉमी को लिबरलाइज करे, ओपन अप द इकोनॉमी बाय रिमूविंग रेस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर, रिड्यूस द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरियाज, रिमूव ट्रेड रेस्ट्रिक्शंस बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज़. इंडिया के पास और कोई उपाय नहीं था बट टू एग्री. सो वर्ल्ड बैंक और IMF के तीनों कंडीशंस को इंडिया ने माना, और अल्टीमेटली इन 1991
July 1991, new economic policy were introduced in India. Now, there were two main measures of new economic policies. Number one, stabilization measures, and number two, structural reform policies. स्टेबलाइजेशन मेजर्स में क्या था, हमें अपने इकोनॉमी को स्टेबल करना था. दे वर शॉर्ट टर्म मेजर्स इंटेंडेड टू करेक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन. इंडिया का बैलेंस ऑफ पेमेंट का पोजीशन ना डेफिसिट हो ना सरप्लस हो, इक्विलिब्रियम में रखने के लिए हमें बीओपी को करेक्ट करना बहुत ज़रूरी था उस टाइम पे. और इन्फ्लेशन बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था, उसको कंट्रोल करने के लिए. नंबर टू इज़ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म पॉलिसीज़. इसका मतलब होता है लॉन्ग टर्म मेजर्स. It was done to improve the efficiency of the economy and increasing its international competitiveness by removing the rigidities in the various segments of the Indian economy. These were the long-term measures, and mainly we call it liberalization, privatization and globalization, whose meaning we will see now. Now first is liberalization. What do you understand by liberalization? Liberalization, by the term itself we understand liberalization is related to somewhere like liberty. That means it is related to freedom. Liberalization means freeing the Indian business and industries from unnecessary controls and restrictions. Till 1990 इंडिया में बहुत सा जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ था उसके अंतर्गत बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस काम कर रहे थे इंडिया में, जिनको कम करने के लिए लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया गया. नंबर वन, डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर. नाउ इंडस्ट्रियल सेक्टर में हमने जो भी चेंजेस किया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. प्रायर टू रिफॉर्म्स जब इंडिया में आया उसके पहले रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स वर एनफोर्स्ड इन वेरियस वेज. नंबर वन, क्या क्या उस टाइम पे कंडीशंस थे, हमारे पास क्या सिचुएशन थी इंडस्ट्रियल रेगुलेशन के. नाउ लेट्स सी इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग. उस टाइम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग का बहुत ही प्रचलन था. लाइसेंस का मतलब होता था कि कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है, उसे कोई स्टार्ट करना है फॉर्म, कोई फॉर्म स्टार्ट करना है, उस प्लांट साइज़ बढ़ाना है, या इवन फॉर क्लोजिंग द फॉर्म एंटरप्रेन्योर को गवर्नमेंट ऑफिशियल से परमिशन लेना होता था, जिसे हम इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग बोलते हैं. नंबर टू, प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन मेनी इंडस्ट्रीज. नंबर थ्री, सम गुड्स कुड बी प्रोड्यूस्ड ओनली इन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के बारे में हमने सेकेंड यूनिट में पढ़ा था. इसके अंतर्गत क्या था कि बहुत सारे जो गुड्स थे वो बस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में ही प्रोड्यूस कर सकते थे. इट वाज द कंडीशन ऑफ गवर्नमेंट at that time. Number 4, controls on price fixation and distribution of selected industrial products. The reform policies introduced in and after 1991 removed many of these restrictions. Price fixation पे भी गवर्नमेंट का बहुत ही कंट्रोल था, जिसको हटा दिया गया था. Measures of deregulation of the industrial sector. Industrial licensing was abolished for almost all products except for a few categories like alcohol, cigarettes, hazardous chemicals, industrial explosives, electronics, aerospace and pharmaceuticals के ऊपर से industrial licensing को नहीं हटाया गया था, बाकी products के ऊपर से हटा दिया गया था. The only industries which are now reserved for the public sector are a part of defense, atomic energy generation and रेलवे ट्रांसपोर्ट. तो अभी कौन कौन से सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज़ में अभी तक लाइसेंसिंग है, अभी तक रेगुलेशन लेना पड़ता है, एंड इट इज़ रिजर्व फॉर द पब्लिक सेक्टर. नंबर वन, डिफेंस इक्विपमेंट्स. नंबर टू, एटॉमिक एनर्जी जनरेशन. एंड नंबर थ्री, रेलवे ट्रांसपोर्ट. Many goods produced by small scale industries have now been de-reserved. जो पहले small scale industries के लिए ही only reserve था, अभी उसको large scale industries भी produce कर सकती हैं. In many industries, the market has been allowed to determine the prices. पहले everything was decided by government. Now अब market by the forces of demand and supply, things will be decided. The prices will be determined by the market forces of demand and supply.
After industrial sector reform, now let's see financial sector reform. फाइनेंशियल सेक्टर के अंदर कौन कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, जैसे कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, एक्सचेंज ऑपरेशन, फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ऑल दिस थिंग्स विच वी स्टडी इन मैक्रो इकोनॉमिक्स. फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, कमर्शियल बैंकिंग के बारे में भी. द फाइनेंशियल सेक्टर इन इंडिया इज़ रेगुलेटेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. एज वी नो, RBI is the apex institution which governs all the financial institutions in India. The Reserve Bank of India decides the cash reserve ratio. Now, what is cash reserve ratio? कमर्शियल बैंक को अपना जितना भी अमाउंट ऑफ डिपॉजिट का है उसमें से कुछ परसेंटेज RBI के पास डिपॉजिट करके रखना होता है एज कैश रिजर्व्स. स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, the fraction of deposits that commercial banks must keep with themselves. Now you may ask, what is the difference between CRR and SLR? CRR में कमर्शियल बैंक जो कैश रिजर्व है वो RBI के पास डिपॉजिट करती हैं. ऑन द अदर हैंड इन SLR वो कैश रिजर्व को अपने पास डिपॉजिट करके रखते हैं. बैंक रेट, द रेट एट विच commercial banks borrow from RBI. Similarly, we have repo rate, reserve repo rate, etc. One of the major aims of financial sector reforms is to reduce the role of RBI from regulator to facilitator of financial sector. पहले RBI को सब कुछ नियंत्रण करना था फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के रिगार्डिंग, लेकिन अब more than a regulator, it has become a facilitator. This means that the financial sector may now be allowed to take decision on many matters without consulting the RBI. However, certain managerial aspects has been retained with the RBI to safeguard the internal account holders and the nation. Tax reforms. Tax reforms are concerned with the reforms in the government's taxation and public policies, which are collectively known as fiscal policy. Now, what is fiscal policy? Fiscal policy is mainly about taxation and the revenues which the government collect. रिफॉर्म्स के अंतर्गत क्या क्या किया गया था टैक्सेशन में चेंजेस? नंबर 1, रिडक्शन इन टैक्सेशन. टैक्सेस जितने भी टैक्स रेट्स थे बहुत ही ज़्यादा हाई थे, उनको कम किया गया था. सिंप्लीफिकेशन, इन ऑर्डर टू एनकरेज बेटर कॉम्प्लायंस ऑन द पार्ट ऑफ टैक्स पेयर्स मैनी प्रोसीजर्स हैव बीन सिंप्लीफाइड एंड द रेट्स वर ऑल्सो सब्सटेंशियली लोअर्ड. टैक्स पेयर्स को आसानी से समझ आए जितने भी टैक्स पेइंग रूल्स है, प्रोसीजर्स है, कैसे टैक्स पे करना है, उसको बेहतर करने के लिए प्रोसीजर को इजी बनाया गया था और जो रेट ऑफ टैक्सेशन था वो भी लोअर किया गया था फॉर गिविंग इंसेंटिव टू द टैक्स पेयर्स टू पे टैक्सेस एट द राइट टाइम. Recently, the Parliament passed a law, Goods and Services Tax Act 2016, to simplify and introduce a unified indirect tax system in India. This law came into effect from July 2017. This is expected to generate additional revenue from the government, tax evasion, and create one nation, one tax and one market. 2016 में GST एक्ट आया था जिसके अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम में एक बहुत ही बड़ा चेंज आया इंडिया में. This law came into effect from July 2017. इसके बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे, ये हमारे चैप्टर के सिलेबस में है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म. फॉरेन एक्सचेंज सेक्टर में क्या क्या चेंज किया गया था? सबसे पहले तो डीवैल्यूएशन किया गया था रुपी का. नाउ डीवैल्यूएशन क्या है? डीवैल्यूएशन का मतलब होता है deliberate increase in the foreign exchange rate by the government. Domestic currency becomes cheaper.
That means it simply means reducing the value of domestic currency as compared to other currencies. In 1991, it was done to resolve the problem of balance of payment. Devaluation led to an increase in exports. Devaluation का result जो outcome हुआ वो हुआ कि export हमारा बढ़ गया, और जब export बढ़ा तो ultimately foreign exchange हमारा बाहर की countries से आने लगा. Inflow of foreign exchange was there. Foreign exchange deregulation, it means freeing the determination of foreign exchange rate from government control. Foreign exchange rate means the price of one currency in terms of another. Now, more often, exchange rates are determined in the foreign exchange market on the basis of demand and supply of foreign exchange. However, RBI may intervene to control high exchange rates. फॉरेन एक्सचेंज रेट के बारे में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे. हम जानेंगे कि एक्सचेंज रेट कैसे डिटर्मिन किया जाता है. फ्री एक्सचेंज रेट भी होता है, मैनेज्ड एक्सचेंज रेट भी होता है, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट भी होता है. We will see all the concepts under macroeconomics. Trade and investment policy reforms. Now let's see under trade what reform policies were introduced. In order to protect domestic industries, India was following a regime of quantitative restrictions on imports. India was following inward-looking policy, जहाँ पे inward-looking policy का मतलब होता है instead of importing from other countries, produce the product itself in the country. This was encouraged through tight control over imports and by keeping the tariffs high. These policies reduced efficiency and effectiveness, which led to slow growth of the sector. ये कुछ important measures है. Liberalization of trade and investment measures and objectives of liberalization and trade and investment measures. After this, now let's talk about privatization. Privatization, by the name itself we understand privatization means giving more freedom to private sector. Privatization means giving greater role to the private sector in the nation building process and a reduced role to the public sector. Privatization implies shedding of the ownership and management of a government-owned enterprise. प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होते हैं. नंबर 1, by withdrawal of the government ownership and management of public sector, and by outright sale of PSUs. Privatization of PSUs by selling off a part of equity of PSUs to the public is known as disinvestment. That means एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के किसी के पार्ट को बेच देना to private sector is known as disinvestment. The purpose of disinvestment was mainly to improve financial discipline. Advantages of privatization and disinvestment. ना आप लोग सोचेंगे कि इसका फ़ायदा क्या है कि हमने अपने गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स को बेच दिया प्राइवेट सेक्टर को. What are the advantages? Number 1, it was envisaged that private capital and managerial capabilities could be effectively improved to the performance of the PSUs. The government envisaged the privatization could provide strong impetus to the functioning of these PSUs. These are the names of the Maharatnas and Navratnas and Mini Ratnas companies. We will talk about globalization in the next video. Thank you. Have a good day.